नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी सुजीत की है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले रायपुर में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर काम किया करते थे। इस बात को सालों हो चुका है, लगभग 2010 की ये घटना है, यानी लगभग 15 साल इस घटना को बीते हो चुका है। तो आखिर हुआ क्या था सुजीत के साथ में, चलिए जानने की कोशिश करते हैं सुजीत के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। इस घटना को घटे लगभग 15 साल अब हो चुका है, लेकिन ये घटना मेरे लिए भूलना इतना आसान नहीं था। जो उस रात में मेरे साथ हुआ था उसकी यादाश्त में मेरे से मिटती नहीं है। मैं रात को सोता हूँ ना, तो कभी कभी डर करके उठ के बैठ जाता हूँ। ऐसी ही हालात उस रात बनी थी। मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, जाना जरूर था, समझता जरूर था कि भूत प्रेत जब लोग बाग कहते होंगे तो होता होगा, लेकिन अपनी नज़र से कभी आमना सामना तो हुआ ही नहीं था। खैर, मैं बताया था ना कि मैं एक क्लिनिक पर डॉक्टर साहब के पास काम करता था, असिस्टेंट था, साफ सफाई वगैरह वगैरह ये सब हमारा काम था। मैं हफ्ते में एक बार अपना घर जाया करता था। वो रात होती थी शनिवार की। वहाँ से मैं डॉक्टर के पास से जब क्लिनिक बंद कर देता और तब मैं दौड़ता हुआ बस स्टैंड पहुँचता। वहाँ से जो भी बस मुझे मिलती जो हमारे गांव की तरफ जाती, मैं उसको दौड़ के पकड़ लेता। आनंद फानंद में कभी कभी तो बस काफ़ी तेज़ दौड़ के पकड़ना पड़ता था। मुझे लगता था कि ये बस छूट जाएगी तो फिर दूसरा बस मिलने में बहुत वक्त लगेगा। खैर, उस रात शनिवार थी और शनिवार का कुछ काम हल्का ही रहता है। ऑफिस काफ़ी सारे बंद होते हैं, लेकिन हमारी क्लिनिक खुली रहती थी, संडे को बंद रहती थी। मैं आज सुबह से ही मूड में था, अपनी तैयारी कर चुका था कि अब मुझे गांव जाना है। मैं छोटा बच्चा तो था नहीं, 25 वर्षीय नौजवान था। शादी मेरी हो चुकी थी। मेरी पत्नी मेरे गांव में माँ बाप के साथ रह रही थी और हफ्ता में एक दिन तो मैं अपने घर पहुंचता ही था। पूरा संडे कभी कभी वहाँ से डॉक्टर साहब को भी बता देता था कि डॉक्टर साहब आज मैं नहीं आऊँगा, तो एक दो दिन छुट्टी कभी कभी बढ़ा भी लिया करता था। डॉक्टर साहब नाराज़ भी होते थे। मैं जानता था कि नाराज़ तो होते हैं, लेकिन जब जाऊँगा ना तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही दिल के बड़ा ठीक इंसान थे। लेकिन उस रात जब मैं बस स्टैंड पहुंचता हूं ना, तो बस थी ही नहीं। ठंड का माहौल था। बस स्टैंड पर अब एका दुक्का लोग नजर आ रहे थे। ठंडी का टाइम था तो जाहिर सी बात है गर्म कपड़े में सब थे। मैं भी गर्म कपड़ा में ओढ़ रखा था, लेकिन एक घर जाने का उमंग ही अलग था। मैं अब एकदम जल्दीबाजी में था कि कैसी भी कोई साधन मिले ताकि मैं जल्दी से जल्दी अब घर पहुंचूं। 9 बजे तो मैं क्लिनिक से निकला था, 8 बजे क्लिनिक बंद होती थी। इसके बाद डॉक्टर साहब बैठे रहते थे, कुछ हिसाब किताब किया करते थे, पेशेंटों का कुछ लिखा पढ़ी करते थे, रजिस्टर बना रखे थे। उसमें 1 घंटा टाइम लगा देते थे। अब मुझे वही टाइम मुझे बड़ा दुखता था कि 8 बजे क्लिनिक बंद हो गई तो फिर यहाँ पर खाम खा क्यों बैठे हुए। जाओ अपने घर, अपने बाल बच्चे में जाओ, मैं भी अपने बाल बच्चे में जाऊँ। लेकिन उनकी आदत थी, रोज़ की आदत थी। क्लिनिक बंद होने के बाद भी अपने हिसाब किताब करते थे। अब फिर 9 बजे के आसपास निकल जाते थे। कभी कभी होता था कि 8:30, लेकिन शनिवार को तो हद ही हो चुकी थी। 9 बज चुका था। मैं तो बस देख रहा था कि डॉक्टर साहब अब जाएंगे, अब उठेंगे, अतः मैं पिछला दरवाज़ा बंद कर दूंगा, क्योंकि आगे का तो हिसाब किताब 8 बजे ही बंद हो जाता था। लेकिन एक बैक दरवाज़ा था और उसी से डॉक्टर साहब आते थे जाते थे, और वही दरवाज़ा मुझे बंद करके तब निकलना था। डॉक्टर साहब 9 बजे नहीं, 9:15 बजे के आसपास तब कहते हैं कि सुजीत अब बंद कर लो, अब मैं निकल रहा हूँ। सच कहूँ ना तो मुझे बड़ा डॉक्टर साहब को गुस्सा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि देखो सर्दी का टाइम है, मुझे भी घर से जल्दी पहुँचना है। डॉक्टर साहब को भी पता है कि मैं शनिवार को शाम को या रात को निकलता हूँ, तो कम से कम इतना तो मुझे छूट दे देते कि जाओ। एक ताला तो बंद करना था, डॉक्टर साहब खुद ही बंद कर सकते थे, लेकिन वो करते नहीं थे ना, आदत नहीं थी।
मुझे परेशान करना उनको शायद अच्छा लगता था। मैं उस टाइम तो यही सोचता था। खैर, डॉक्टर साहब के निकलने के बाद मैं आनंद फानंद बस अड्डा पहुंचा, लेकिन वहाँ पर बस थी ही नहीं। ठंड का टाइम, और वही बता रहा हूँ ना कि इक्के दुक्के मुसाफिर वहाँ नज़र आ रहे थे। कहीं किसी को और जाना था, कहीं और जाना था। जहाँ मेरी बस खड़ी होती थी, मैं वहाँ पर अब एक सज्जन से पूछता हूँ अपने गांव का नाम लेकर कि वहाँ की बस कितनी देर में आएगी। तब वो कहने लगा, भैया मैं तो आधा घंटा हो गया, अभी तक तो कोई बस नहीं आई। अब पता नहीं क्यों, शायद ठंड का टाइम है, बस नहीं आ रही है, मालूम नहीं भैया, किसी और से जाके पूछो। मैं किसी और से पूछता हूँ तो सही जानकारी मुझे मिलती नहीं। मुझे लगा कि ये अगला कह रहा है कि आधा घंटा हो चुका है, बस नहीं मिली है, तो मैं क्या करूँ। वहाँ से अब एक बाईपास था आगे में। अब बाईपास पर मैं अब रिक्शा लेके पहुँचता हूँ। आनन फानन मुझे जल्दी थी घर पहुँचने की। बस का अगर मैं वहाँ इंतज़ार कर लेता ना तो शायद ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। लेकिन जल्दीबाजी का नतीजा अब गलत ही होता है, बुरा ही होता है। जितनी जल्दीबाजी मैंने दिखाया था, मुझे तो वहाँ पर रुक के इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन इंतज़ार अब नहीं हो रहा था ना। आखिरकार मैं बाईपास पर आ चुका था। वहाँ से कोई ना कोई साधन अब हमारे घर की तरफ, गांव की तरफ जाता रहता था। लेकिन संजोग देखिए, वहाँ पहुँचने के बाद में वो भी साधन मुझे नहीं मिल रहा है। ट्रक जा रही है, मैं हाथ देता हूँ, लेकिन ट्रक रोक नहीं रहा है। एक्सप्रेस बस निकल रही है, मैं हाथ दे रहा हूँ, लेकिन वो रोकते नहीं हैं। सच कहूँ ना कि मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों। एक बार तो मन किया कि मैं वापस लौट जाऊँ, लेकिन अब रिक्शा वाला भी नहीं था। अब इतना लंबा दूरी, और वो भी ठंड के टाइम में, मैं जाना नहीं चाहता था। आखिरकार निराश होने लगा कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। ट्रक वाला भी कोई नहीं रोक रहा है, ना कोई ऐसा कुछ कैब वाला भी दिखाई दे रहा है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। मन निराशा से भरा हुआ था। और वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था जहाँ पर लोग थोड़ा अब बैठ जाया करते थे, सुस्ताया करते थे। बेंच तो नहीं था, पत्थर का एक लंबा सा पत्थर का पटिया था। मैं वहीं पर अपना बैग रख करके बैठ जाता हूँ। कुछ देर तक इंतज़ार करता हूँ कि कोई ना कोई साधन मिलेगा, कैब मिल जाएगा, ट्रक मिल जाएगा। लेकिन अब शनिवार की रात थी, छुट्टी का अब ज़्यादातर ऑफिस छुट्टी पर ही होता है। भीड़ भाड़ बड़ा कम थी रोड पर। और तभी मुझे एहसास हुआ कि ना, मैंने बहुत बड़ी गलती किया। यहाँ पर कोई साधन मुझे मिलेगा नहीं, मुझे फिर लौटना पड़ेगा बस अड्डे पर। अब मैं सोचने लगा कि फिर मैं पैदल इतना दूर तय करूँगा, और क्या गारंटी है कि वहाँ पहुँच करके अब बस मिल जाए। टाइम भी ख़त्म हो रहा था, आखिरी बस शायद अब निकलने वाली होगी, जो टाइम टेबल था। अब मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ कि नहीं नहीं, यही इंतज़ार करते हैं। आखिरकार मुझे एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया जो तेज़ी से गुजर रहा था। आमतौर पर वहाँ पर हाथ देने से ट्रक रोक दिया करते थे। उनको 2 पैसे की लालच होती थी, सवारी को बिठा लेते थे। मैं भी अब ट्रक को देखता हूँ तो रोड पर आकर के हाथ का इशारा करने लगता हूँ। लेकिन वो ट्रक वाला शायद मुझे देखा नहीं, या मुझे इग्नोर करके निकल गया। अगर शायद एक आध लोग और होते ना तो शायद ट्रक वाला रोक देता। अकेले पैसेंजर्स को देख करके शायद वो ट्रक रुका नहीं था। मुझे तो उस वक्त यही लगा था। फिर मैं वापस उसी पत्थर पर जाकर बैठ जाता हूँ, अपने आप पर नाराज़ होने लगता हूँ। डॉक्टर साहब पर अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगता हूँ कि डॉक्टर साहब अगर जल्दी उठ जाते तो ये अब दिन मुझे देखना नहीं पड़ता, इतनी मुझे परेशानी झेलनी नहीं पड़ती। लेकिन अब जो हो चुका था, अब उसके पीछे तो भाग नहीं सकते थे। हाँ, तभी कुछ आवाज़ से सुनाई पड़ी हमारे बगल में ही, जैसे कोई आकर के हमारे बगल से गुजरा हो। मैं देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आवाज़ तो कदमों की सुनाई पड़ी थी, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। उस टाइम रात का ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, 10 ही बजे थे, अंधेरी रात थी, शायद अमावस की रात थी। मुझे तो अमावस पूर्णवासी की रात से कोई मतलब ही नहीं था, तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा घुसता ही नहीं था, ना मुझे अब जानकारी रखने की आदत थी। लेकिन अंधेरा इतना था, आसमान में तारे नज़र आ रहे थे चमकते हुए। मेरे बगल में जब कोई गुजर गया ना, मुझे लगा कि कोई जानवर वगैरह तो नहीं है, कोई कुत्ता होता होगा आवारा और जल्दी से निकल गया होगा। अब मैं देखता हूँ, लेकिन अब ना तो कुत्ता ना कोई इंसान, ऐसा कोई नज़र नहीं आता। तब मैं
अपने आप को नियंत्रित करता हूँ कि चलो कोई नहीं, कोई होगा, निकल गया होगा, मुझे क्या करना है। मैं तो अपना बस देख रहा हूँ कि कोई साधन मिले तो अपना घर चलूँ। कई बार मैं उस पत्थर से उठ उठ के खड़ा हो जाता था, झांक के देखता था कि कोई साधन आ रहा है। लेकिन शनिवार की रात थी, बड़ा विचित्र रात थी। ट्रक तो गुजरते थे लेकिन उस जगह पर रोकते ही नहीं थे। तब मैं निराशा में अब एक तरह से जकड़ जाता था। अब क्या होगा, अब क्या होगा। ना तो मैं बस स्टैंड का रहा और ना अपने गांव का रहा। बस स्टैंड पर रहता तो सुरक्षित भी रहता, लेकिन इस बाईपास पर आकर के मैंने गलती कर दिया। अब कोई कोई यात्री भी तो नहीं दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर इस वक्त में मैं अकेले ही खड़ा। अब मुझे डर तो उस टाइम नहीं लगा था। जब मैं आया था ना, तो बस एक जाने की ललक थी कि कोई भी साधन मिले, ट्रक मिले, कैब मिले, लेकिन कोई मिले तब ना। डर का एहसास मुझे नहीं हुआ था। उमंग थी अपने घर जाने की, अपनी पत्नी से मिलने की, अपने माँ बाप से मिलने का। हफ्ते भर में जा रहा था ना, और उनके लिए कुछ न कुछ अपने बैग में जरूर रखा था। लेकिन निराशा से भरा हुआ अब मैं कर क्या सकता था। तभी पीछे से जैसे चूड़ियाँ ऐसा कुछ छनकती है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, पत्थर पर जिस बैठा था उसके पीछे देखता हूँ तो आवाज़ तो सुनाई दी थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। उस बार भी मैंने इग्नोर कर दिया कि मेरे कान का भ्रम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत को मैं कभी देखा नहीं था, भूत प्रेत कैसा होता है तो कुछ आइडिया भी था नहीं। हाँ, कुछ दिखे तब ना संदेह हो, जब दिखाई नहीं दे रहा है तो संदेह तो दूर की बात थी। मन से निकाल देता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ मेरे कान का भ्रम है, ऐसा कोई आवाज़ मैं सुना ही नहीं। और फिर मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ, देखता हूँ अब कोई साधन आ रहा कि नहीं आ रहा, लेकिन पूरा रोड खाली था। कोई भी हेडलाइट की रोशनी मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अब शायद 10 से ऊपर का वक्त हो चुका था। ठंडी का महीना था, ठंडी का अब एक तरह से हवा भी चल रही थी। और उस टाइम मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं हल्के कपड़े पहन रखे थे, जो गर्म कपड़े थे ना, ज़्यादा हैवी पहन नहीं रखा था। मुझे अपना गर्म कपड़े पूरा ले लेना चाहिए था। उस रात में उस जगह पर आके मुझे एहसास हुआ, और जल्दीबाजी होने की वजह से मैं अपने गर्म कपड़े पूरा ले नहीं पाया था। और कुछ कपड़े हमारे घर पर थे। मैं समझा कि अब इधर से बोझ बन करके अब ये इतना सामान उठा के ले जाऊंगा, इससे बढ़िया मैं जल्दी से बस में, अब क्या होना है। और ज़्यादा टाइम का सफ़र भी नहीं था, घंटा 1.5 घंटा का सफ़र था, और उसी में इतना सारा मैं सामान लेके जाना नहीं चाहता था। खैर, अब ठंडी का हवा जो चल रही थी ना, शरीरों में लग रही थी, जैसे दर्द का एहसास हो रहा था। ऐसे मुझे जब वो ठंडी लहर चलती थी ना, तब मुझे परेशानी अनुभव होने लगा। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे जहाँ मैं पत्थर पर बैठा था ना, और उसी के पीछे खुली जगह थी। ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पेड़ पौधे कुछ थे, बिल्कुल सूखी और सपाट जगह थी। जब मैं अपने पीछे देखता हूँ ना, तो एक औरत अब जैसे आवाज़ दे रही थी, बाबू बाबू। मैं हैरानी से अब एक तरह से आवाज़ सुनता हूँ ना, तो उठ के खड़ा हो जाता हूँ। हैरान होता हूँ कि भाई ये आ कहाँ से रही है, ये यहाँ से तो कोई रास्ता ही नहीं है, नीचे में खेत वगैरह हैं, ये इधर से आ कहाँ से रही है। खैर, जब वो मुझे बाबू बाबू बोलती है ना, तब मैं उसकी तरफ आकर्षित होता हूँ, और वो आती रहती है। जब पास आती है ना, सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे तो थोड़ा चमक भी रहा था। अगर वो कोई कपड़ा पहन रखी होती ना, तो इतना अंधेरा था वहाँ पर कि मैं देख भी नहीं पाता। खैर, जब आ जाती है, और उसी टाइम दूसरी साइड से, गलत साइड से जब गाड़ी गुजरती है, जिधर मुझे जाना नहीं है, तब मैं उसकी हेडलाइट की रोशनी में देखता हूँ कि 30 से 32 साल की वो औरत थी। सफ़ेद कपड़ा पहने हुए है, कपड़ा भी चमक रहा है, बाल खुले हुए हैं। और जब गाड़ी गुजर जाती है ना, तो फिर उस जगह पर अंधेरा हो जाता है। और तब वो मेरे पास पहुंच गई थी। मीठी आवाज़ थी, कह रही थी, बाबू किधर जाओगे आप, मुझे भी जाना है, कोई अभी बस रोकी नहीं क्या। मैं कहने लगा कि मुझे तो अब घंटा होने जा रहा है, अब यहाँ कोई साधन मिल नहीं रहा है। मैंने तो बड़ा गलती कर दिया, मुझे लगा कि ये मुसाफिर है, इसको भी शायद इसी साइड में जाना है जिधर मुझे जाना था। मैं अपनी दुख अब उसको बताने लगा। वो मेरे बगल में आकर कुछ ही दूर पर खड़ी हो गई थी।
हाँ, बिल्कुल साधारण से दिखने वाली, ऐसा नहीं था कि कहीं से भूत प्रेत लग रही हो। जैसे मैंने किसी कहानी में पढ़ा था कि भूत प्रेत बड़ा डरावने होते हैं, लेकिन मैं उसका चेहरा देखा था। वो जो गाड़ी गुजरी थी ना, हेडलाइट की रोशनी की प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ी थी। हाँ, तब देखने में सुंदर लग रही थी। कहीं भी भूत प्रेत जैसी उसकी शक्ल नहीं थी। मैं बिल्कुल डरा नहीं उससे। मैं अपना बताने लगा कि देखो जी, मुझे तो घंटा हो चुका है, कोई बस कोई ट्रक भी नहीं रोक रहा है, ना जाने ऐसी क्या बात है। हाँ, तब कहने लगी चिंता मत करो, कुछ देर के बाद बस जरूर आएगी। एक बस है जो कुछ देर के बाद में आएगी, उसी बस से मैं ज़्यादातर सफ़र करती हूँ। वाकई में उसने मुझे जो बोला मुझसे, अब वो बात बोली ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो, कम से कम दिलासा तो मिली कि अब कोई बस आने वाली है, उस बस में हम सफ़र कर पाएंगे। बड़ा राहत महसूस हुआ था उसकी बात सुन करके। हाँ, तब वो मुझसे घुलने मिलने लगी। कहाँ से आ रहे बाबू, कहाँ जाओगी, क्या क्या करते हो, बहुत सारा सवाल पूछने लगी। तब मैं अपने बारे में, अब मेरे पास में अब टाइम ही टाइम था, मैं बताने लगा कि मैं एक डॉक्टर के पास नौकरी करता हूँ, असिस्टेंट का, और मैं अपने घर आता जाता रहता हूँ हफ्ते में, शनिवार का शनिवार। आज कुछ ज़्यादा लेट हो चुका था। मैं बस अड्डे गया था, लेकिन वहाँ कोई बस ही नहीं मिली। तब मैं सोचा बाईपास पर चलते हैं, वहाँ तो कोई ना कोई अब सवारी मिल ही जाती है। लेकिन आ करके मुझे यहाँ पर अब देखना पड़ा कि कोई साधन नहीं मिल पा रही है। तब वो कहने लगी कभी कभी होता है बाबू, मैं यहाँ पर देखती हूँ, मैं आती जाती रहती हूँ ना, तो कभी कभी यहाँ पर भी होता है, साधन मिलती ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अब खड़े क्यों हो? वो पत्थर पर बैठ गई जिस पर मैं कुछ देर पहले बैठा हुआ था। उस पत्थर पर बैठ गई, कहने लगी आ जाओ बैठो यहाँ पर। मैं वाकई में अब उस पत्थर पर जाके बैठ जाता हूँ। मुझे लगा कि औरत सही कह रही है। तब मैं उससे पूछता हूँ कि आप अकेले रात में सफ़र करती हैं? तब कहने लगी इसमें हर्ज क्या है, मैं किसी से डरती नहीं। मैं कहने लगा करती क्या आप, कहाँ आती हैं, कहाँ जाती हैं? कहने लगी मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, आधे घंटे का सफ़र है। यहाँ पर मैं काम करती हूँ, रात के जैसे आप जा रहे हो ना, तो मैं भी जाती हूँ अपने घर में, और सुबह में आती हूँ। रोज़ का मेरा काम है। मैं इसी जगह से साधन पकड़ती हूँ और मुझे साधन मिल जाता है। आज भी मिल जाएगा, आप निराश मत हो, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, नहीं तो वो बस जरूर मिलेगी। मैं उसकी बातों से थोड़ा संतुष्टि मिली, और फिर मैं उससे भी खुल चुका था। कितना कमा लेती हो, जैसे उसने मेरे बारे में पूछा था। तब वो मेरी बात पर हंसने लगी। मैं पूछा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तब कहती कि नहीं, गलत नहीं बोले, अच्छा भला कमा लेती हूँ। तब मैं उससे और खुल चुका था, और फिर अब बातचीत चलने लगी। मेरी निगाह तो रोड पर अब रुकी हुई थी। मैं रोड की तरफ ध्यान दिए हुए था, लेकिन बातचीत इस औरत से मैं कर रहा था। तभी अब वहाँ से एक बस भी गुजरी। बस गुजरते ही मैं एकदम रोड पर आके खड़ा हो गया, हाथ देने लगा। वो भी औरत आके खड़ी हो गई, लेकिन वो बस जैसे इग्नोर करके हम दोनों को निकल चुका था। तब वो कहने लगी कि देखो बाबू, ये मेरे ख्याल से आखिरी बस थी जो यहाँ पर रुकती थी, आज ये नहीं रुकी। अब क्या होगा, क्या आप लौट जाओगी अपने काम पर? मैं तो अब लौट रही हूँ। सही में अब उसके चेहरे पर अब एक निराशा सी झलक रही थी उस औरत की। वहाँ पर ट्रकों का जैसे गुजरना शुरू हो गया था, लेकिन उल्टी दिशा से, जिधर मुझे जाना नहीं था। खास करके उसी दिशा से ट्रकें गुजर रही थी। चकाचौंध हेडलाइट की रोशनी का प्रकाश पूरा रोड को अब एक तरह से उजाला में बदल रहा था। मैं देख रहा था उसके चेहरे पर अब ऐसा भाव था जैसे वो निराश हो चुकी है। कहने लगी कि बाबू, अब यहाँ रुकना बेकार है, अब जो भी है सुबह 4 बजे के आसपास अब यहाँ पर आना पड़ेगा, तब आपको साधन मिलेगा। अब यहाँ पर कोई बस या ट्रक या कोई भी साधन रुकता नहीं है, लोग बाग यहाँ पर डरते हैं। अब रात ज़्यादा हो गई ना, तो मेरी मानो तो आप अपने घर लौट जाओ। मैं सोचने लगा कि इतना लंबा सफ़र, फिर मैं कोई साधन भी नहीं है, अब मैं क्यों अब वापस जाऊं?
नहीं नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, यहीं इंतज़ार करूंगा। मैं उससे बोलता हूँ कि आप चले जाइए, मैं तो यहीं पे इंतज़ार करूंगा, कोई ना कोई साधन मुझे मिल जाएगी, आप मेरी फिक्र छोड़िए, आप चले जाइए। आप औरत जाते हैं और ठीक भी नहीं है इतनी रात को यहाँ पर अकेले। औरत कुछ देर के लिए अब शांत हो गई। अब देख रहा था कि एक तेज रोशनी आ रही थी, शायद बस होगी। मैं तो बड़ा खुश हो गया था, अपना थैला लिए रोड के किनारे आ गया, हाथ देने लगा, लेकिन बस रुकी तक नहीं। ड्राइवर मेरी तरफ देखा, अगर वो चाहता तो ब्रेक मार सकता था, लेकिन उसने बस रोका नहीं। कमाल की बात थी कि वो औरत मेरे पीछे आके कब खड़ी हो गई थी मुझे एहसास भी नहीं था। मैं निराशा से भर गया था, और जैसे ही मुड़ता हूं ना तो एकदम मैं खौफ में हो जाता हूं। अचानक मेरे पीछे खड़ी थी, मैं तो देख ही नहीं था, मुझे लगा होगी जहां वो अब चली गई होगी, जैसे उसकी बातों से मैं समझा था। मैं खौफ में हो गया, और तब वो खिलखिला गई, डर गए? मैंने बोला, हाँ, आपने डरा दिया मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरे पीछे आके खड़ी हो गई। खैर कहने लगी, देखो बाबू, मैं तो अब जा रही हूं, ये लग रहा था कि ये वाली आखिरी बस थी। देखा ना आपने, ड्राइवर देखा लेकिन रोका नहीं। रात के ज़्यादा रात हो जाती है ना तो यहाँ पर कोई ड्राइवर रोकता नहीं। मैं कहने लगा, कारण क्या है? तब वो कहने लगी कि लोग बाग कहते हैं कि यहाँ पर अब जैसे जैसे रात गहराती जाती है ना, आत्माओं यहाँ पर मौजूद होने लगती हैं, वो दिखाई देने लगती हैं। ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। क्या आपको लगता है कि यहाँ भूत प्रेत होंगे? मैं कहने लगा कि अब देखिए, मैं तो यहाँ पर अब कभी कभी आता हूँ, जब वहाँ पर बस नहीं मिलती है तब। मैं शायद 1 साल पहले आया था, मुझे जानकारी नहीं इस बात का। मैं इस बात को आपको स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता। अब मैं कहूँ ना कि आज तक मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं है। हाँ, तब वो फुसफुसाते हुए कहने लगी कि बाबू, मैंने भी यहाँ पर भूत देखा है, बड़ा खतरनाक किस्म का भूत था। मेरी जान बच गई उस रात में। मैं तो कहती हूँ बाबू कि आप मेरे घर चलो, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर आप रात भर सुरक्षित रहोगे। आज सुबह मैं भी आऊँगी ना तो मेरे साथ में आ जाना, अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। मैं सोचने लगा कि क्या इसके साथ में जाऊँ? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसको जानता पहचानता नहीं अच्छी तरह से, अब क्यों इसके साथ में जाऊँ? क्या पता इसके मन में क्या चल रहा हो। मैं अब एक तरह से थोड़ा सा सचेत हो गया था, लेकिन वो जो औरत थी ना, मुझे बार बार भूत प्रेत का अब एक तरह से डरा रही थी, बता करके कि इस जगह पर कुछ ही देर में आत्माओं का खेल शुरू हो जाता है। मैं डरा नहीं, मैंने भूत प्रेत देखा नहीं। अब मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ को मैं अब जब तक देखूंगा नहीं तब तक यकीन नहीं करूंगा। डर मुझे लगा नहीं था। अब मैं कहने लगा कि खैर, आप डरती हैं ना तो आप चले जाइए, मैं कुछ देर और इंतज़ार करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तो मैं पैदल ही बस अड्डे की तरफ निकल जाऊंगा, वहीं पर आराम करूंगा, और सुबह का कोई ना कोई साधन तो मिल ही जाएगा। अब तो रात खराब हो गई, मैं निराशा भाव में था। तब जो मैंने देखा ना, वो डराने के लिए काफ़ी था। कुछ ही दूर पर एक 8-9 फीट का अब इंसान जैसा दिखाई दिया। इंसान में नहीं कह सकता, अंधेरे में ना जाने कहाँ से वो नजर आ गया। बिल्कुल कुछ ही दूर पर मेरे बगल में 7-8 फुट मान लेते हैं, 10 फुट मान लेते हैं, और उतना ही दूर पर खड़ा था। लाल लाल उसकी आंखें, लंबा सा कद का, 7-8 फीट से ऊपर होगा उसकी लंबाई जो मैंने देखा था। और जब उसकी आंखें देखता हूं ना तो मैं खौफ में भर जाता हूं, डर जाता हूं। तभी औरत मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है फुसफुसाते, मैं बोली थी ना बाबू, किस जगह पर आत्माओं का वास है, इसीलिए रात को यहाँ पर कोई साधन रुकता नहीं, टाइम ज़्यादा हो चुका, चलो मेरे साथ में, मेरे घर पर हम दोनों सुरक्षित रहेंगे। वाकई में उसको मैं देखता हूँ ना तो मैं भयभीत हो जाता हूँ। मुझे लगा कि सही में ये प्रेतात्मा है, भूत है। और बाकी में जब मेरी नज़र पलटती है ना तो गायब हो चुका था। मैं तो एकदम सिहर गया था, रोम रोम मेरा खड़ा हो चुका था कि कुछ ही सेकंड पहले मैंने इसको यहाँ खड़ा देखा। उसकी लाल आंखें एकदम बड़ी सी दिखाई दे रही थी। जैसे मैं पलटा हूँ और फिर देखता हूँ तो वो है नहीं।
बाकी वो चीज़ मुझे डराने के लिए काफ़ी था। मैं डर गया था। मुझे लगा कि औरत ये सही कह रही है। अब मेरा बाजू पकड़ रखी थी। अब इसके बाद कहने लगी चलो, नहीं तो यहाँ पर आत्माओं का पूरा वास है। अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं इंसानों के लिए। आप मेरी बात मानो, नहीं तो आप बुरे फंस जाओगे। आपके साथ में गलत भी हो सकता है। तब मैं डर चुका था। उसकी बात को मानने के अलावा मेरे पास में कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ आवाज़ें भी मुझे सुनाई देने लगी, जैसे मैं कहूँ ना, वो डरावनी आवाज़ें थी। कोई हंस रहा था, ऐसा आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा था। तब मैं तो और डर चुका था। वही वक्त था कि मैं उस औरत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, जो मैंने सबसे बड़ा गलती किया था। औरत आगे आगे जैसे आई थी और उधर ही चलने लगी। खेतों का इलाका था, पगडंडी पर चलती जा रही थी खेतों के बीच से, और मैं तो अब उसी के भरोसे चल रहा था। अंधेरे में भी जैसे उसको साफ दिखाई दे रहा था। अब मुझे कहती थी, देखना यहाँ पर गड्ढा है, पैर उठा के चलना, जैसे उसको अंधेरे में साफ साफ दिखाई दे रही हो। अब मैं कहूँ ना, कितना गहन अंधेरा था कि आसपास में मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, उसके पीछे पीछे अब मैं चल रहा था। कितनी देर चला मुझे उस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मुझे लगा कि बस मैं चल रहा हूँ, रास्ता खत्म नहीं हो रहा है। अब मुझे थकावट भी नहीं हो रही थी उसके साथ चलते हुए। सबसे बड़ी कमाल की बात थी, आखिरकार मुझे रोशनी दिखाई देने लगती है। एक घर जैसा दिखाई देता है, लालटेन जैसी जली हुई रोशनी जैसा नजर आ रहा है। और उस घर के पास में आकर रुक जाती है, ताला खोलती है, अपने पर्स में से चाबी निकाल करके ताला खोलती है और कहती है, बाबू ये है मेरा छोटा सा घर, मैं यहाँ पर कभी कभी रुका करती हूँ। मेरी माँ यहीं पर है, शायद वो कहीं गई होगी, कुछ देर में लौट आएगी, एक चाबी उसके पास में है। और तब मैं सोचने लायक था ही नहीं। ना जाने मेरे ऊपर में उस औरत ने कौन सा जादू कर दिया था, जो मैं उसकी हर बात को मानने पर मजबूर हो चुका था। मुझे लग रहा था कि जो भी औरत कह रही ना, सब कुछ सच्ची बात है। विश्वास में करने लगा। मैं सर हिला रहा कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आखिरकार मैं उसके साथ उस घर में प्रवेश करता हूँ। प्रवेश करने पर वो घर मुझे साफ सुथरा दिखाई देता है। अंदर तख्त बिछा हुआ है, लेकिन कमाल की बात थी, वहां पर घर गृहस्थी वाला कोई भी सामान नहीं था, बस उस तख्त के अलावा। ना तो वहां पर कोई चूल्हा चौकी, ना कोई गैस स्टोव, ना कुछ खाना बनाने का साधन। बड़ा सा कमरा था, बस उसमें एक तख्त सा बिछा हुआ था और उसमें लाल चादर बिछा हुआ था। मैं देखता हूँ, मैं उस घर में प्रवेश करके सब निगाहें मार के देखता हूँ। तब वो औरत कहती है कि बाबू आप यहाँ पर आराम कर लो, ये तख्त पर आप सो जाओ। मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ, मैं देखती हूँ कि माँ किसके घर गई है। हालांकि मैं अंधेरे में देख नहीं पाया था कि वहाँ पर और भी घर है क्या, लेकिन वो मुझे औरत कहती है कि आप इस तख्त पर आराम कर लो, मैं अपने माँ को लेने के लिए जा रही हूँ, देखती हूँ कि कौन सी घर में है। मैं ऐसा मेरा हाल हो चुका था ना कि मैं कुछ सोच समझ नहीं रहा था। मैं उसकी बात पर यकीन करता हूँ। मुझे नींद भी आने लगी, जैसे वो बोलती है ना तो थकावट महसूस होने लगता है। अब मैं उसी तख्त पर जा कर के लेट जाता हूँ। इसके बाद मुझे कुछ ही याद नहीं है। वाकई में जब सुबह होता है ना, तब मेरी आँख खुलती है। जब आँख खुलती है ना, तो अपने आप को खेत में पड़ा पाता हूँ। मेरे बैग मेरे पास में है। सबसे कमाल की बात थी कि मेरे तन पर एक भी वस्त्र नहीं थे। वस्त्र खुले हुए खेतों में इधर उधर फेंके हुए थे। आदमजात में नंगा था, सही कहूँ ना। जब अपने आप को ऐसी हालात में देखता हूँ ना, तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं उस घर को देखने की कोशिश करता हूँ कि मैं उस घर में, जहाँ तक मुझे याद था कि मैं एक घर में था, एक तख्त पर लेटा था जिस पर लाल चादर बिछी हुई थी, और वो औरत अपनी माँ को लेने के लिए गई थी। वहाँ तक मुझे सब कुछ याद था। और उसके बाद मैं तख्त पर लेटता हूँ ना, तब मुझे बस नींद आ जाती है। मैं अपने होशो हवास में नहीं होता, नींद के आगोश में चला जाता हूँ। और फिर मुझे
मालूम नहीं होता है। और जब आँख खुलती है तो अपने को खेत में पाता हूँ और कुछ ही दूरी पर वही बाईपास रोड चल रहा है। जब मैं देखता हूँ ना बाईपास को, अब तो एकदम से सिहर जाता हूँ कि मैं तो काफ़ी दूर तक रात में चला था और ये तो बिल्कुल पास से गुजर रहा है, कुछ ही दूरी पर था। मैं अपने कपड़े लत्ते अब जल्दी जल्दी पहनता हूँ। अब उस टाइम मैं वहाँ पर रुकता नहीं हूँ, जैसे तैसे कपड़े पहन करके अपने बैग उठाता हूँ और फिर बाईपास की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। उस सुबह में मुझे जो डर और खौफ का एहसास हुआ था ना, वो आज तक नहीं हुआ था। आखिर उस औरत ने मेरे साथ में रात में क्या किया था? मेरे शरीर के वस्त्र कैसे खुले हुए थे? मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, ना मुझे होश था। तो आखिर वो कौन थी? अब मुझे बहला फुसला करके इस जगह पर क्यों लेके आई थी? क्या वो कोई भूतनी थी? उसी की वजह से शायद वो ड्राइवर वगैरह देख करके अपना बस नहीं रोकते थे, ट्रक वाले रोक नहीं पाते थे। क्या उसको पहचान जाते थे कि यहाँ कोई भूतनी खड़ी है? नहीं तो कुछ महीना या साल कहूँ, एक बार मैं यहाँ पर आया था और फिर मुझे आसानी से ट्रक में जगह मिल गई थी, ट्रक वाले ने रोक दिया था। लेकिन आज का मामला ही अलग था। सच कहूँ मैं बहुत खौफ में था, डरा हुआ था और मैं कहूँ कि उस खेत से दौड़ता हुआ बाईपास पर पहुँच गया। जैसे पहुँचता हूँ ना, मुझे एक कैब मिल जाती है। हाथ देता हूँ और कैब खाली थी। पूछता है कहाँ जाना है? तब मैं अपने गांव का बताता हूँ। कहता है इतना पैसा लगेगा, बैठ जाओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मैं उस कैब में बैठ जाता हूँ। तब वो कहता है कि बाबू, आपके चेहरे पर ये खरोच वगैरह का निशान क्या? कोई से लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? घरवाली से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है? मुस्कुराते हुए पूछता है। तब वाकई में मैं तो देख नहीं पाता, मैं अपने चेहरे को कैसे देखता? तब मैं उस टैक्सी में जो मिरर लगा है और उसमें देखने की कोशिश करता हूँ। अब बाकी मेरे चेहरे पर जैसे नाखूनों से चीरा लगाया गया हो। मैं डर जाता हूँ। ड्राइवर पूछता है कि क्या बात है भैया, आपने कुछ जवाब नहीं दिया? घरवाली से झगड़ा हो गया था क्या आपस में? अरे भैया, मेरे साथ में भी हो जाता है, मेरी घरवाली ऐसे ही है, मुझसे लड़ पड़ती है। कई बार ऐसे निशान मेरे गालों पर आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो बोलता था। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। उस ड्राइवर से तो मैं बता नहीं पाया, बस उसकी बात को मैं टाल गया था, कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। उसको लगा कि हाँ, मैं बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, और तब वो बात को घुमा दिया था। आखिरकार मैं अपने घर पहुंचता हूँ। घर पहुंचने तक मैं ठीक था। जो मेरी हालत देखती है ना मेरी पत्नी, चेहरे पर नाखून के निशान जैसा, मेरे माँ, मेरे परिवार के लोग, तब वो पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या है? अब मैं ये बात को अपने माँ बाप को कैसे बताऊं? अपनी पत्नी को बताता हूँ। मेरी पत्नी खौफ में हो जाती है और कहती है वो चुड़ैल थी जी, वो चुड़ैल थी, आप चुड़ैल की जाल में फंस गए थे। क्या आपको पता नहीं लगा? उसके पैर उल्टे होती, आपने उसको पहचाना नहीं? तब मैं कहने लगा कि नहीं, मैं नहीं पहचाना। देखने में तो इंसान जैसी दिख रही थी, मैं पहचान ही नहीं पाया। और सच कहूँ ना कि उसके बाद मैं थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता चाय पानी किया था। अब मुझे नींद आने लगी। मैं बिस्तर पकड़ लिया। अब इसके बाद मेरी जब पत्नी उठाती है ना, तो मैं बुखार से तप रहा था, तेज बुखार। मेरी पत्नी कह रही थी कि आपको तो बुखार चढ़ा हुआ है जी, डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब मैं कहने लगा कि नहीं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जा सकता हूँ। माँ को बोलो डॉक्टर से दवाई ले आएगी, बुखार बता देगी, डॉक्टर जानते हैं, दवाई दे देंगे। आखिरकार मेरी माँ दवाई लेके आती है, मेरी चिंता करती है, मेरे सर पर पट्टी रखती है, मेरी पत्नी भी मेरा सेवा करती है। बुखार उतरता है थोड़ी देर के लिए, फिर बुखार दोबारा चढ़ने लगता है। आखिरकार डॉक्टर को ही बुलाया जाता है। डॉक्टर देखता है और फिर इंजेक्शन वगैरह लगा के कहता है कि आप सब सही हो जाएगा। अब उसको हम बता नहीं सकते कि मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं एक चुड़ैल के साथ रात गुजार के आया था, कैसे बताता मैं, बदनामी के अब डर से। लेकिन वो बुखार आसानी से छूटता नहीं। 3 दिन बीत गया, डॉक्टर आता, अब सोच में पड़ रहा था कि अब तो लग रहा है कि ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं तो समझा था कि वायरल वगैरह फीवर है, लेकिन अब लग रहा है 3 दिन तो गुजर गया है, अब मुझे आपका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। ब्लड सैंपल लेता है, चला जाता है। दवा खाने के बाद में कुछ देर तक बुखार उतर जाता था,
आज सच कहूँ ना, जब मुझे नींद आता था ना, और फिर मुझे भयानक भयानक सपने आने शुरू हो गए थे। जैसे लग रहा था कि मैं उसी जगह पर हूँ, उसी खेत में हूँ, और वहाँ पर एक घर नहीं, बहुत सारा घर है उसी टाइप का। और वहाँ पर कुछ औरतें हैं जो अपने काम कर रही हैं। अब मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, और उसके बाद एक औरत आती है, देखने में इंसान जैसे दिखती है, मेरे पास आती है, और फिर उसका चेहरा मोहरा बदल जाता है। बड़े बड़े उस नाखून हो जाते हैं, अब मेरे चेहरे को नोचना चाहती है। अब मैं नींद से जाग जाता हूँ, पसीने से नहाया हुआ, चीखता हूँ, डरता हूँ कि बचा लो मुझे। तब मेरे परिवार वालों को चिंता होने लगी कि ना, मामला डॉक्टर का नहीं, डॉक्टर से हल नहीं हो सकता। तब मेरे परिवार वाले झाड़ फूँक करने वाले को बुलाते हैं। झाड़ फूँक वाले आते हैं, अब पूछते हैं कि बताओ घटना की शुरुआत कहाँ से होगा। अब मैं एक एक बात बताता हूँ जहाँ तक मुझे याद है। तब वो कहते हैं कि हाँ, वो एक चुड़ैल थी, चिंता मत करो, सब हम सही कर देंगे। झाड़ फूँक करके चले जाते हैं, और कुछ देर तक आराम भी होता है, बुखार उतर भी जाता है, कुछ हल्का फुल्का खाना भी खा लेता हूँ। लेकिन कुछ देर के बाद में फिर वही हालात हो जाता है। अब ओझा गोनी मेरी माँ बदलने लगी। एक छोड़ा, दूसरे को बुलाया कि चलो ये वाला सही नहीं था, दूसरे को बुलाती है, दूसरे से भी आराम नहीं होता, तीसरा बुलाती है। इस तरह करके 5 ओझा गुनी को माँ ने बदल दिया था। हाँ, सब कह रहे थे कि आराम होगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन वक्त तो लग रहा था, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। वही भयानक भयानक सपने आना शुरू हो गए थे। मैं तो डर जाता था, खौफ में भर जाता, और खास करके वही खेत का वही घर मुझे दिखाई देते थे, एक जैसे बने हुए, औरतों का झुंड दिखाई देता था। ये सपना मैं जब तांत्रिकों को बताता था, तब वो कहते थे कि वो चुड़ैल के साथ में कुछ डायन भी है, डायन का आत्मा है वहाँ पर, तभी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है, मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा। अब हमारे माँ बाप, हमारी पत्नी परेशानी थी कि जो करना है करो, कम से कम इन चीज़ों को तो हटा दो, भगा दो, कि मेरे पति सुरक्षित हो जाएं। हाँ बोलते थे, झाड़ फूँक करते थे, लेकिन उसका असर बस कुछ ही देर तक होता था। तब उसी वक्त में हमारे एक रिश्तेदार मामा जी किसी काम से आए हुए थे। वो मेरी हालात को देखते हैं, आप पूछते हैं कि इसको क्या हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है। वो तंत्र मंत्र का जानकार थे, तंत्र मंत्र करते थे वो। जब वो मुझे देखते हैं, अब एक नज़र में पहचान जाते हैं कि इसको तो कुछ ऊपरी हवा का असर है, क्या हुआ है। मेरे माँ से पूछते हैं, बता, तू ही बता दे। मेरी माँ सब कुछ बता देती है कि देखो इसके साथ में ऐसा ऐसा खेल हुआ है। मैंने इतना ओझा गुनी को बुलाई, लेकिन कुछ देर का आराम होता है, और फिर वही हालात में आ जाता है। इसको रात को भयानक भयानक, दिन में भयानक भयानक सपने दिखाई देते हैं, जैसे भूत प्रेत के अंदर में घिरा हुआ है। ज़्यादातर इसको औरतें दिखाई देती हैं। औरत इसके पास में आती हैं, अब बड़े बड़े नाखून उनके निकल आते हैं, इसके चेहरे को नोचना चाहती हैं, और तब ये चिल्लाता है, नींद खुल जाती है। जो हमारे मामा जी थे ना, उम्र तो काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो पहले तंत्र मंत्र का ज्ञान था उनको, और झाड़ फूँक भी करते थे। लेकिन इसके बाद से उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था। उनके साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था, ऐसे उनके परिवार वालों ने बंदिश लगा दिया था कि नहीं, आज के बाद ये सब काम नहीं करोगे, आप खुद नुकसान उठा जाओगे। लेकिन उनका जो ये कांड हुआ था, उन्हीं की गलती से हुआ था। जिसके घर झाड़ फूँक करने गए थे ना, आप समझे थे कि मामूली से भूत प्रेत होगा, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही निकला था, जिन्नात था। अचानक मेरे मामा जी पर हमला कर दिया था, और उनको उठा करके दूर फेंक दिया था। और तब किसी तरह से उससे लड़ तो पाए थे, उस व्यक्ति से उसके ऊपर से हटा तो दिए थे, लेकिन इस घटना को मेरे जो परिवार वाले थे मामा जी के, उन्होंने माना कर दिया कि आज की बात में कभी भी आप झाड़ फूँक नहीं करोगे, आपकी जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद मेरे मामा जी ने झाड़ फूँक करना बंद कर दिया था। लेकिन जब यहाँ हमारे घर आते हैं ना, मेरी हालात देख करके अब वो अपने आप को रोक नहीं पाते। कहते हैं कितने तांत्रिक आए, क्या क्या किया, सब मेरी माँ बताती है। कहती है सब हट जाओ, अब मुझे आप अपना काम करने दो। घर से मेरी पत्नी को भी बाहर निकाल देते हैं, मेरी माँ को भी निकाल देते हैं।
अब उसके बाद मेरे सर पर हाथ रखते हैं। सिर्फ हाथ रखने से ही ऐसा लगा कि मेरा मस्तिष्क है ना, बिल्कुल जो गर्म है ना, बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा है। वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। हाँ, मेरा शरीर जो था ना, बिल्कुल ठंडा, जो बुखार था ना, बिल्कुल जैसे अब खत्म हो रहा है। पूरा ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठंड से जकड़ने वाला। खैर ठंड का टाइम भी था, लेकिन अंदर में इतना ठंड तो नहीं लगता था कमरे के अंदर में। वो तंत्र मंत्र का शक्ति था। और आखिरकार मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बड़ा चैन में हूँ, बड़ा आराम में हूँ, सुकून मिल रहा है। और इसके बाद मैं सो चुका था। जब मुझे होश आता है, या यूँ कहा जाए कि मैं नींद से जागता हूँ, तो मेरे मामा जी, मेरी माँ मुझे उठा रही थी। बेटा कैसा है, तबीयत कैसा है? तब मैं अपने आप को सही पाता हूँ। बुखार नाम का चीज़ अब मुझे महसूस नहीं होती। तब मैं कहता हूँ, माँ ज़रा देखना, बुखार अब तो नहीं है। माँ देखती है, कहती नहीं बेटा, हम तो देख चुके हैं, बुखार नहीं है। अंदर से मन कैसा है, मामा जी पूछते हैं। तब कहता हूँ कि शरीर हल्का हो चुका है। मामा जी कहते हैं कि सब कुछ सही हो गया। अब इसके बाद जो घटना के बारे में बताते हैं कि वो वाकई में वो डायन की आत्मा थी। उस जगह पर एक नहीं, 7-8 डायनों का अड्डा था, जो चुड़ैल बन चुकी थी मरने के बाद में, और वो बहुत पुरानी थी। ऐसे ही जो नौजवान नवजुवक थे और उस जगह पर भटक के आ जाते थे, उनके साथ में खेल खेलती थी, डराने की कोशिश करती थी कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं, और कोई ना कोई नौजवान अब उनके जाल में फंस जाता है। जैसे मैं फंस गया था, मैं भी डर गया था वो लंबा इंसान को देख करके। वो सब उन्हीं का सब किया धरा था, सब कुछ उन्होंने किया था कि इतना खतरनाक चीज़ें दिखाई जाए ताकि मैं डर जाऊं। उनका बस एक ही काम था कि कैसे भी नौजवान को अब बहला फुसला करके अपने घर पर लाया जाए, उसके रात साथ में रात बिताई जाए। अब उसके बाद उन्होंने मेरे साथ क्या किया है मुझे तो पता ही नहीं चला था, लेकिन उस घटना को आज तक मैं भूल नहीं पाता हूँ। अब मैं शॉर्टकट तरीका तो कभी नहीं अपनाता हूँ। मैं हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहता हूँ। रात भी हो जाए ना, तो मैं ऐसे जगह का चुनाव करता हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग हों। अकेले में कभी नहीं रहता हूँ, चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो। हाँ, रात का ज़्यादातर सफ़र मैं जाने से हिचकता हूँ आज भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, सुजीत जी की भेजी हुई। ये घटना आपको कैसी लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर और मेरे मेल आईडी पर, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।